हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। अब बता दें कि ये जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस है, ये आपको हम बता दें कि क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु के बुक से लेकर आए हैं। आप जान रहे हैं कि ज्ञान बिंदु का बुक जो नया वाला आया है 3rd एडिशन, उसके अनुसार हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज की जो मेरा सेट होगा वो सेट नंबर 2 होगा। बता दें कि ये जो मेरा है सेट, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, यानी कि मेंस का मेरा पेपर है जो आपका 64 पोस्ट के लिए हुआ था दरोगा के लिए। सेट 1 करा दिए हैं जो पीटी का एग्जाम हुआ था मद्य निषेध वाला के। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हम आज सेट नंबर 2 है मेरा, और सेट नंबर 2 आज का है मेंस का पेपर है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले की रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्वेश्चन देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपको बता देते हैं। देखिएगा कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिए, पूरा ये डिस्कशन के साथ हम आप लेकर आए हैं, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। डेली आप एक सेट लेकर आते हैं, उसको आप देखिए वीडियो को, और लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पूरा आप क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं ज्ञान बिंदु के बुक का, तो मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25 सेट है इस बुक में, और 25 सेट का 25 सेट मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। अभी ये मेरा सेट नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा आज का, को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। अब देखिए, इसका टोटल डिस्कशन दिया गया है इसके साथ में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनका जो जन्म है बिहार के वैशाली जिला में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किया था। इन्होंने 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गई। 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गई। आगे कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा टीकाकरण से हो जाएगा। देखिए, ये जितना क्वेश्चन है ना आपका सब के सब बता दिया गया है कि इसके पहले जो आया था बुक में, ये कहाँ है उस बुक में, और पेज नंबर कितना पर है, क्वेश्चन नंबर कितना है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रॉम दरोगा सीरीज 1 फर्स्ट एडिशन बुक, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि अगर फर्स्ट एडिशन का जो बुक इस पर लिए होंगे उसका क्वेश्चन नंबर अगर पेज नंबर 36 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर उसका देखेंगे 6, तो ये आपका मिला रहेगा ऊपर कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे संबंधित है। देखिए, ये सर का दावा है कि इस बुक से 60% आपका हर एग्जाम में दरोगा के आएगा, पीटी हो या मेंस हो, उसमें आएगा आपका 60% इस बुक से। तो आप इस बुक को पढ़िए, देखिए, और इसको देखना है तो पूरा बुक सेट का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगला सवाल है मेरा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो ये आपका हो जाएगा टीकाकरण से है, यानी कि 2 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। आगे कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। आगे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, ठीक है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। यह पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ था। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। आगे कह रहा है इसका कि एशियन मैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNEP जारी करता है। आगे देखते हैं इसका सवाल। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रियो डी जेनेवा में किया गया था। देखिए, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेवा में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेवा शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालिक समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं आपका, कह रहा है कि इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था।
रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। रियो प्लस 20 सम्मेलन वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पेज की स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित था। आगे आपको देखते हैं 5 नंबर कह रहे हैं कि 2026 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। कहाँ होगा? ये आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। यूएसए में, कनाडा और मेक्सिको में होगा। आगे कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। देखिए मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अब देखिए अग्र मस्तिष्क में किसे कहते हैं? यह 2 भागों में बांटा होता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। इसका दूसरा हो जाएगा भाग कि डायनसेफेलॉन यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क यह 2 भागों में बांटा जाता है। कार्पोराइक्लाइडिनेजेमिना यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रित कार्य करता है। सेरिब्रम पेंटिकल यह वस्तु का बंडल होता है जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुज्जू को जोड़ता है। आगे देखते हैं हम सवाल पर कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है। देखिए मंत्रिपरिषद आपका हो जाएगा कि लोकसभा के 15% से मंत्रिपरिषद का आकार बनता है, यानी कि बी नंबर। देखिए ये भी आपका सब कुछ लिख दिया गया, जो वाला क्वेश्चन अगर इसके पहले वाला सेट में आया था बुक में, उसको सब दे दिया गया है कि ये वाला बुक इस पेज में इतना नंबर क्वेश्चन है। इसीलिए इसका बोल रहा है कि 60% से ज़्यादा भी सवाल आएगा इस बुक में से हर एग्जाम में, बिहार दरोगा का पीटी हो या मेंस हो। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा 15% से होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। अगला दिखाते हैं हम आपको DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? ये आपका हो जाएगा चालक रहित विमान है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन है? ये आपका हो जाएगा कांवर झील, ठीक है। कांवर झील आपका हो जाएगा। देखिए कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 69वीं रामसर साइट है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। आगे कह रहा है आपका कि लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए लेक्टोमीटर जो मेरा हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत अब क्या होता है देख लीजिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आगे कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। रक्षा पट्टी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य यानी विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को
हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपका परीक्षा में बहुत ही बार पूछा है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगी गंगा की, यानी कि 12 के 1 नंबर हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं सवाल। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी देख लीजिए। तो उत्तर दिशा यानी कि बाएं किनारे से मिलने वाली है रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। दाएं किनारे से यानी कि दक्षिण दिशा से मिलने वाली है टोंस, जमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल आदि। सब क्या है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। देखिए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 13 से 12 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ओरसंग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। ओरसंग आगे कह रहा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी यानी ज्वार नद मुख बनाती है। तावा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित हैं। आगे कह रहे हैं बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, मतलब कौन सी संधि से मिली? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि इलाहाबाद की संधि से मिली थी। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं हम इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1565 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। चुनाव आयोग का संबंध उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 300 आपका हो जाएगा 24 अनुच्छेद में है, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे करें, देखिए संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक सब चुनाव आयोग का संबंध है। देखिए 1275 के जो पीटी हुआ था, ये वाला परीक्षा में पूछा हुआ था ये सवाल सेकेंड शिफ्ट में। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और अन्य राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। आगे कह रहे हैं सवाल, देखिएगा आप, ये सब आपका ये चुनाव आयोग से संबंधित है। देख लीजिए, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो देखिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ये संसद आपका चुनाव बना देगी। देखिए 16 नंबर है मेरा कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर यह आपका संसद बना देती है कानून। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। अब देख लीजिए कि कौन कौन शक्ति हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो देखिए पहला है शक्ति, पहला कि यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। दूसरा है यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 से। तीसरा है कि केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67। चौथा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी अनुच्छेद 352, 356 तथा 360। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। आगे सवाल चलिए देखते हैं हम। कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से
97 डिग्री 25 मिनट पूरब होती है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये भी आपको बता दें कि 2213 का जब दरोगा का हुआ था पेपर, उसमें पीटी में पूछा हुआ था कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कोल हो जाएगी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिदू अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल हम देखते हैं, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन होती है? तो हो जाएगी आपकी आयन मंडल होता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन हो जाएगी? तो ये आपको हो जाएगी बी नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। वायुमंडल की संरचना आप देख लीजिए, इसमें तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुववृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संवहन, घर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित, झंझा, चक्रवात आदि घटित होती हैं। आगे चले देखते हैं हम समताप मंडल में कह रहे हैं कि धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत की स्थिति है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सौरिक पराबैंगनिक विकिरण तरंगों का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपाज द्वारा अलग होता है। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से लेकर 80 किलोमीटर होती है, ऊंचाई के मध्य होती है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज द्वारा अलग होती है। आयन मंडल का विस्तार 80 से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य होती है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयन अर्थात विद्युत आवेश कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर परावर्तित करती है। अगला सवाल हम देखते हैं बहिर्मंडल। यह मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी संस्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से कुछ होकर सुदृढ़ अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगी? तो बी नंबर हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन होता है। चैत्र माह में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा पक्षाप बादल कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाप बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण। अब देखिए, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ऊंचे बादल, ऊंचाई 6000 से लेकर 20,000 मीटर तक। पक्षाप बादल, ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ता है, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाप स्तरीय बादल, ये बृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाप मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं पक्षाप कपासी बादल, ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्राय समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं।
मध्य बादल ऊंचाई हो जाएगा आपका 200 मीटर तक। उच्च स्तरीय बादल ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। कपासी बादल है आपका उच्च स्तरीय बादल, कपासी बादल, निम्न बादल, ठीक है। स्तरीय बादल आपका हो जाएगा, ये भी देखिएगा 64 पोस्ट में आपका मेंस में पूछा हुआ था सवाल आपका कि स्तरीय बादल क्या होता है। देखिए तो ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव शीतोष्ण वाली वायु राशियों में मिलने से प्राय इसका निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेपच्यून यानी कि वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान होता है। इसके प्रमुख उपग्रह टिट्रोन और नीरिड हैं। शुक्र वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे कर रहे हैं कि देख लीजिए इसको सब पॉइंट। किसने गति के नियमों को प्रतिपादन किया था? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, तो न्यूटन ने किया था, यानी कि 1 नंबर। आइजैक न्यूटन ने 1684 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। इन्होंने गति के 3 नियम दिया था। प्रथम नियम देख लीजिए इसका नियम, इसको देखिए। प्रथम ये कह रहा है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, इस सब के क्या मेरा तब प्रथम नियम है। इसका पॉइंट देखिएगा, तो वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। इसका दूसरा नियम देखिएगा, प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इसको सब आपको देख लीजिए। इसको द्वितीय नियम है आपका, ये आपका हो जाएगा। इसका पॉइंट सब दिया हुआ है इसमें। तृतीय नियम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए तृतीय नियम और तृतीय नियम की यह सब कुछ पॉइंट दिया। देखिए बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये सब तृतीय नियम के। नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये सब तृतीय नियम का है। देखिए दिखाते हैं आपका ये 23 नंबर सवाल करा कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, तो क्या चीज़ का आवश्यक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की आवश्यक है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखिए, जैसे पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा का ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पादक के रूप में निष्क्रिय होता है। देखिए ये भी आपको है 64 पोस्ट हुआ था, मेंस के परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, परहरित, इसको देखिए, ये सब इससे पॉइंट आपको दिया गया है सबके बारे में। ठीक, पूरा ही डिस्कशन के साथ दिया हुआ है बुक में। अब 24 नंबर हम देखते हैं आपको कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अपघटक को कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है। अपघटक के बारे में सब कुछ दिया गया है हमको, इसको हम देख सकते हैं, सब कुछ सजा के लिखा गया, जैविक घटक, अजैविक घटक सब बताया गया। अब कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर 73वां संबंध से संबंधित है। अब देखिए कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ये आपका नया भाग जो नया भाग है 9 में शामिल किया गया है इसको, इससे पंचायत नाम दिया गया है। इसको सब देख लीजिएगा पॉइंट, ये है आपका। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। जीबी के राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, थुंगल समिति 1988 में, गडगिल समिति 1988 में। ये सब के सब क्या है? तो पंचायती राज से संबंधित सब ये पंचायती राज संबंधित से दिया हुआ है। कब कौन आया था?
आगे कर रहा है 26 नंबर, कहता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा संपत्ति के अधिकार, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसको हटा दिया गया। देखिए इस सब पॉइंट को आप देख सकते हैं। 44वां संविधान कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसका अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक आपात, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। सब कुछ इसको हटा के कुछ हटाया गया, कुछ जोड़ा गया है। अब बर्फ क्या है इसको बताना है आपको। तो बर्फ का कहा है आणविक ठोस से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आणविक ठोस है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। ठीक। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। इस तरह से आप इसका पूरा पॉइंट देख लीजिए। 27 में सब बर्फ के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि सर्वोच्च के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक थे? तो 1813 से लेकर 1823 तक थे। ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तथा सुगौली की संधि 1816। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला इसका सवाल देखते हैं आगे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए बता दें कि अगर इससे पूछेगा कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद होते। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाले संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब संविधान की समिति दिया गया है, इसको आप देखिए। ठीक है। 30 नंबर का है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि यंग इंडिया से संबंधित हैं। ठीक। कर एक इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। और इसके बारे में देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिका एवं पुस्तक यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, आत्मकथा है, एथिकल रिलीजन, पावथे टू गॉड, ये सब के सब क्या है उनका बुक और पत्रिका है। महात्मा गांधी से संबंधित संस्था नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में खोले थे। फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में बनाए थे। हरिजन सेवक संघ 1932 में बनाए थे। अगर है कि लघु पठन के समय परिपथ में क्या होता है? देखिए इसमें क्या होगा कि धारा का मान बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है। लघु पठन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं। सस्ता फ्यूज तार शीशा 37% एवं टीन 63% के मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है। इसको पॉइंट को सब देख लीजिएगा। कहा था कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका हो जाएगा पल्लव ने बनाया था। ठीक है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। आयकर महाबलीपुरम का हो गया इसका। ये कहते हैं किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रियल मैंगो को बंद कर दिया गया है। ये सब पॉइंट है, आपको देखिएगा इसमें इंपोर्टेड सब पॉइंट दिया गया है। आयकर है 2000 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 73%। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सबको देख लीजिएगा, तो भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत के लिंग अनुपात 943 है। भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 है। आगे और देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार की लिंगानुपात 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में है। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सर्वाधिक ऊंचाई पर हो गया। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। तो ये आपका हो जाएगी गोंडावना की थी, यानी कि डी नंबर हो जाएगी। रानी दुर्गावती गोंडावना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गड़क टंगा गोंडावना के शासक दलपत शाह से हुआ था। इसको सब आप बारे में इसको देख लीजिए। इसके बाद से दिखाते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि टाइफाइड है। ठीक है, अब टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग निम्न है। कोड हो जाएगा डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, फिलिक्स आदि, हैजा, निमोनिया, गोगोरिया, क्षय, सब के सब क्या है तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये विषाणु से हो गया, कवक से हो गया आपका। विटामिन ए का देखिएगा रतौंधी जीरोफिलेथिलम से होता है। विटामिन B1 से बेरी कमी से रोग होता है। विटामिन B3 के पेलाग्रा होता है। विटामिन B11 से पेचिस होता है। डी से रिकेटस होता है। विटामिन के से हीमोफीलिया होता है। और जाता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ये आपका हो जाएगा उदयन थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। ठीक है, जो 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। देखिए ग्लूकोज का आपका सूत्र हो जाएगा यानी कि सी नंबर C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज के जैसा फार्मूला दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स के साथ इस बुक में दिया हुआ है। ज्ञान बिंदु का ये बुक है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोठारी आयोग का संबंध किससे है। ये आपका हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए कोठारी आयोग कब बन के आया था तो 1964 में आया हुआ था। भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखते हैं कि डोटा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका हो जाएगा 41 के डी नंबर, यानी कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और डोटा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिणी में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामुंडी है। ये आपको बता दें कि जो इसका PT एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा हुआ था 64 पोस्ट वाला में PT में। ये आपका मेंस का पेपर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदावाड़ा चोटी है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई है। आगे कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब देखिए ये भाषाएं हैं कौन कौन, इसको देख लीजिए। देखिए पहले हो गया मेरा कि असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये सब के सब मेरा क्या है तो 8वीं अनुसूची की भाषा है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद से आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। तो ये आपका हो जाएगा विक्रम था। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था उसमें से लैंडर पूछा गया था, उसका विक्रम था। इसको आप सबको पढ़ लीजिए, सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट। आगे कह रहा है आपका किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है।
तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना की हैदराबाद होगी, आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी उसका प्रस्तावित रखा गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आगे साहब इसको देखते हैं क्वेश्चन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? इसको टोन कहते हैं। टोन, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता वो अभिलक्षण है जो हमें समान तरक्त्व प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? ये आपका हो जाएगा डी नंबर, साइटोकाइनिन जो है ये मानव हार्मोन नहीं है। कहता है कि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जिसका खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइनेटिन रखा, बाद में इसका नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर साइटोकाइनिन रख दिया गया। आगे देखते हैं हम इसको। अगला सवाल है, देखिए ये सब प्रोटोजिन, रिलैक्सिन, ये सब हार्मोन के बारे में बताया गया है। अगर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं आपका। अब देखिए पूछ देगा कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो ये आपको मिला हुआ था कालीबंगा से मिला हुआ है जो कि राजस्थान में है। आगे हम आपको चलिए बताते हैं, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो ये आपका हो जाएगा पान चाओ कनिष्क को हराया था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ था। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजयी हुई। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। अगला सवाल हम देखते हैं 49 नंबर। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। और प्रमुख खिलाड़ी का संबंध देख लीजिए, जैसे मान लो पीवी सिंधु है, इसका बैडमिंटन से है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है। हिमा दास, इसको बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस, इसको धावक से संबंधित है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से है। मनु भाकर निशानेबाज है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। 50 नंबर दिखाते हैं आपको कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 1 से 10 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए बता दें कि ये मेरा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट था और ये ज्ञान बिंदु का बुक से था। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगला वीडियो में हम लेकर आ जाएंगे 51 से लेकर 100 तक, यानी कि